मैं आपको मैं इस स्कीम को लूंगा एक बार। बेसिकली इसका नाम GCL है, गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम। कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि ये स्कीम कोलेटरल फ्री स्कीम है। नॉट एट ऑल। यदि आपने पहले से कोई ऑलरेडी कोलेटरल लोन के लिए दी हुई है तो उस पर्टिकुलर कोलेटरल के ऊपर इस नया लोन का जो EM है, जो इक्विटेबल मॉर्गेज है, वो एक्सटेंड होगा। हाँ, एडिशनल कोलेटरल आपसे बैंक नहीं मांगेगा। पुराना जितना भी आपने अगर कोई प्रॉपर्टी दी हुई है उसके ऊपर EM एक्सटेंड होगा। एडिशनल कोलेटरल आपके बैंक नहीं मांगेगा। इवन यदि आपने पुराना जो लोन लिया हुआ है वो CGTMSE या मुद्रा लोन लिया हो जिसमें प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो भी बैंक आपसे इस लोन के लिए कोई भी एडिशनल कोलेटरल आपसे बैंक डिमांड आपसे नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर स्कीम को लेने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, 5वीं कोई चीज इसमें है ही नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 29 फरवरी 2020। नंबर 1, आपका अकाउंट 29 फरवरी 2020 को या तो होना चाहिए स्टैंडर्ड, या होना चाहिए SMA 0, या हो सकता है वो SMA 1। आपका अकाउंट SMA 2 या NPA नहीं होना चाहिए। SMA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। SMA 0 का मतलब होता है कि आपका अकाउंट 30 दिन तक ओवरड्यू है। SMA 1 का मतलब हो गया आपका अकाउंट 60 दिन तक ओवरड्यू है। 2 का मतलब है 60 दिन से ऊपर, और 3 मतलब NPA हो गया, मतलब 90 दिन से आपका ऊपर ओवरड्यू है। यानी कि 60 दिन तक का यदि आपका अकाउंट ओवरड्यू है तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। 60 दिन से अगर ऊपर ओवरड्यू तो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, पहले इसकी लिमिट 25 करोड़ थी, फिर ये बढ़ के लिमिट हो गई है 50 करोड़ रुपए। 29 फरवरी को आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारी NBFC से मिला के। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहा गया आउटस्टैंडिंग, न कि सैंक्शन। सैंक्शन कितना भी हो सकता है आपका, आउटस्टैंडिंग आपका 50 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और जो करंट ईयर खत्म हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर 1920 था, 1920 का आपका टर्नओवर, पहले इसकी लिमिट 100 करोड़ थी, लेकिन बाद में चूंकि MSM की डेफिनेशन चेंज हो गई इसलिए इसकी लिमिट को 250 करोड़ रुपए कर दिया। आपका टोटल टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। चूंकि पहले डेट इसकी जो ऑडिट डेट थी 31 अक्टूबर थी, तो अब तक तो हो सकता है बैंकर आपसे ऑडिट डेट मांग रहे होंगे, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ के 31 दिसंबर हो गई है। तो इस स्कीम में कतई लिखा हुआ नहीं है कि आपको 31 मार्च 20 के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने। यदि आप अनऑडिटेड देंगे तो भी वो चलेंगे। हाँ, टर्नओवर को वेरीफाई करने के उनके पास बहुत सारे टूल है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट टूल है, एक आपकी GST रिटर्न्स और एक आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट से वो लोग टर्नओवर को आराम से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी GST रिटर्न है वहां से भी आपका टर्नओवर वेरीफाई हो जाएगा। जहां पर कोई माइन्यूट डिफरेंस आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि आपका टर्नओवर 249.5 करोड़ का, तो हो सकता है वहां पर वो आपसे CA सर्टिफाइड कुछ मांग ले, अदरवाइज वो CA सर्टिफाइड प्रोविजंस नहीं मांग रहे कंपल्सरी। तो पहली कंडीशन हो गई 29 फरवरी 2020, आपका अकाउंट SMA 2 या NPA नहीं होना चाहिए, यानी कि वो स्टैंडर्ड या SMA 0 या SMA 1 हो सकता है। दूसरी कंडीशन, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए, आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तीसरा जो इसमें लोन मिलेगा वो मिलेगा आपको आपकी 29 फरवरी के आउटस्टैंडिंग का 20%। यहां पर भी बहुत बड़ा मिथ है, हालांकि कहा हुआ इसमें यही है, और नेशनलाइज बैंक तो 99% पूरा 20% पूरा दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है अप टू 20%। इसमें कहीं भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो आपके जो बैंक है वो लीगली लायबल है पूरा 20% देने के लिए। हालांकि नेशनलाइज बैंक 20% पूरा दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक, कुछ बैंक दे रहे हैं, कुछ बैंक नहीं दे रहे, वो आपके अकाउंट के कंडक्ट को देखते हुए दे रहे हैं। हालांकि इस पूरी स्कीम में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आपका अकाउंट का कंडक्ट अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कंडीशन केवल यही है 29 फरवरी 20 को आपका अकाउंट SMA 2 या NPA नहीं होना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता ही चुका हूं मैं कि इसमें कोई भी आपको एडिशनल कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो आप 50 करोड़ की हम बात कर रहे थे,
50 करोड़ जो लिमिट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सिर्फ फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग के लिए ही है। यदि आपने कोई नॉन फंड बेस्ड लिमिट ले रखी है, चाहे से वो एलसी हो या बीजी हो, वो उस 50 करोड़ की लिमिट में काउंट नहीं होती है। लास्ट डेट इसकी 31 अक्टूबर है। उसके बाद अब गवर्नमेंट इसकी डेट बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, इट्स अप टू गवर्नमेंट। अगर ये बढ़ेगी तो ये लास्ट मोमेंट जाके बढ़ेगी। इसमें एक और खास बात है, इस स्कीम में बीच में एक नए अमेंडमेंट आए थे। उस अमेंडमेंट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करी इन्होंने। नंबर एक, पहले इस स्कीम की जो 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 एप्लीकेबिलिटी थी वो थी बिजनेस एंटरप्राइजेज के लिए। क्लियर कट मेंशन था बिजनेस एंटरप्राइजेज था, उसमें कहीं भी कंपलसरी नहीं था कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या आपके पास उद्योग आधार हो। इसको और एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने फर्दर एक्सटेंड करके सिंपल ये कर दिया कि आपने जो लोन लिया हुआ है इट मस्ट बी फॉर बिजनेस पर्पज। यानी कि अगर आपने टैक्सी कार का भी लोन लिया हुआ है जो प्योरली बिजनेस पर्पज के लिए है, तो भी आप इसकी स्कीम के अंदर आ गए। यदि आपने बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या बीइंग अ प्रोफेशनल कोई लोन लिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो भी आप इस स्कीम के अंदर आ गए। किसी भी लोन, जो लोन आपने लिया हुआ है बिजनेस पर्पज के लिए, वो एलिजिबल है इस 20% की ईसीएल के लिए। इसमें प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कवर्ड है, पार्टनरशिप भी कवर्ड है, एलएलपी भी कवर्ड है, कंपनीज भी कवर्ड है, लेकिन सोसाइटी यहाँ पर कवर्ड नहीं है। यदि आपका लोन सोसाइटी के अंदर है तो वो इसमें कवर्ड नहीं हो रहा है। अब इसका जो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देखिए जितना मेरी समझ है, मेरी 19-20 ईयर की मेरी प्रैक्टिस हो गई पर्टिकुलरली फाइनेंसिंग के अंदर, अब तक ऐसी कोई स्कीम बैंकों की नहीं आई जिसके अंदर आपको प्री अप्रूव्ड लोन दिया जा रहा हो बिना आपके पेपर देखे और बिना एडिशनल कोलेटरल लिए, और इवन जो आपका करंट लोन चल रहा है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे भी कम है। एक और इम्पोर्टेंट, इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस है ही नहीं। तो यदि कोई लोन मिल रहा है हमको जिसमें प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है, कोई प्रीपेमेंट चार्ज भी नहीं है और हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, तो पहले तो आपको उसको सैंक्शन करा के रख लेना चाहिए। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। सैंक्शन कराने हमारा कोई खर्चा नहीं हो रहा, और सबसे बेस्ट चीज ये है कि हमको इसको अवेल करके जो भी हमारे हायर रेट के लोन चल रहे हैं, हालांकि कोई भी बैंकर आपको इस चीज के लिए कहेगा नहीं, लेकिन बता रहा हूं मैं, यदि आपके कोई भी लोन चल रहे हैं जिनका रेट हायर साइड में है, आप उस लोन को रीपेमेंट करने में इस लोन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस कोरोना काल में कमाई करना थोड़ा भारी पड़ रहा है, लेकिन हम कॉस्टिंग को कम कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी हमारी बहुत बड़ी कमाई है। एक और चीज, इस लोन का जो रीपेमेंट पीरियड है वो दिया है टोटल 4 साल। 1 साल का मोरिटोरियम, 1 साल तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, और 1 साल के बाद ये 3 साल के WCTL वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो आपकी ईएमआई बन जाएगी आगे के 3 साल की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कोरोना कोई बहुत लंबा रहने वाला नहीं, जिस तरह लग रहा है वैक्सीन आने वाली है तो साल भर तक कोरोना का इफेक्ट रहेगा, तो साल भर तक हम केवल इंटरेस्ट पे कर दें, और साल भर जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो हमको इसको पेमेंट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसके अंदर जनरली जब हम टर्म लोन लेते हैं तो टर्म लोन के अंदर प्री पेमेंट का क्लोज, जहां पर नॉन इंडिविजुअल बोरोवर है वहां होता ही होता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर प्री पेमेंट क्लोज नहीं है, कोई प्री पेमेंट यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा यदि आप इस लोन को पहले चुका देते हैं। सारे बैंकों ने जो इसको लिंक कर रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, वो रेपो रेट से लिंक कर रखा है, लेकिन श्योरली इसकी रेट जो आपका जो आपका एग्जिस्टिंग लोन है उस एग्जिस्टिंग लोन से भी इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। एक और चीज, 100% ये प्री अप्रूव्ड लोन है, इसमें कोई पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो कंडीशन है वो यही कंडीशन है, 29 फरवरी 20, टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 50 करोड़ रुपए का फंड बेस, आपका अकाउंट ऐसे में 0 या ऐसे में 1 तक, यानी 60 दिन तक का ओवरड्यू चल जाएगा, 60 दिन से ऊपर का ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम बताई दी, सिक्योरिटी बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, सिक्योरिटी इसके अंदर एडिशनल कोलेटरल नहीं लेंगे, यदि आपने पुराने कोलेटरल दी हुई है उस पर आपका इक्विटेबल मॉर्गेज एक्सटेंड
होगा। एक और कंफ्यूजन लोगों में था, यदि कंपनी का केस है तो वहां पर आरओसी में इसका चार्ज क्रिएट होना कंपलसरी है, वो चार्ज क्रिएट होगा ही होगा। इसमें जो पूरी गारंटी दी जा रही है वो गारंटी दे रहा है इसमें एनसीजीटीसी, वो इसमें गारंटी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर बैंकों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही है। अब इसमें एक और खास बात है, आपने देखा होगा जनरली जब हम सीसी लिमिट लेते हैं तो उसके अंदर वो डीपी या मार्जिन होता है, पर्टिकुलर इस लोन के अंदर कोई डीपी या मार्जिन नहीं होता है। बस बैंक्स को ये इंश्योर करना है कि इसका एंड यूज जो हो वो आपके बिजनेस पर्पज के लिए हो। एक और चीज, इसका जो आपका डिसबर्समेंट है एडिशनल डब्ल्यूसीटीएल का, ये चाहे तो वन टाइम हो सकता है और ट्रेंच में हो सकता है, अलग अलग टुकड़ों के अंदर जैसे भी बोरोवर की रिक्वायरमेंट हो इसके अंदर पेमेंट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया मेरे ख्याल से कोई अब तक फैसिलिटी नहीं आई है। यदि आप एलिजिबल हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसको जरूर से अवेल करनी चाहिए, ऐसा मौका हमको नहीं छोड़ना चाहिए। ये इसकी मोटी मोटी कंडीशन है। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत लोग शायद फेस कर रहे होंगे, लोग समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने ईसीएल ले लिया और हम दूसरे बैंक में अपने लोन को टेक ओवर करना चाह रहे हैं तो क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई है। पहले ये प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने ईसीएल ले भी लिया है और आप दूसरे बैंक में टेक ओवर करना चाह रहे हैं तो वो जो ईसीएल जो आपने जो लिया था जिसपे गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, वो गवर्नमेंट की गारंटी दूसरे बैंक को शिफ्ट हो जाएगी। पहले प्रॉब्लम थी, अब इसके अंदर प्रॉब्लम 1% भी नहीं है। ये हम सारी बात कर रहे थे उन लोन्स की जो कि अच्छे लोन थे, 29 फरवरी 20 को एनपीए नहीं हुए थे, ऐसे में 2 में नहीं आए थे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे उन लोन की जो कि खराब हो चुके थे, जो कि एनपीए हो चुके थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी अवेलेबल करवाई थी। इसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट। इसके अंदर जो कंडीशन थी वो कंडीशन, बेसिक कंडीशन ये है कि आपका अकाउंट 31 मार्च 18 को स्टैंडर्ड होना चाहिए। आई रिपीट, आपका अकाउंट 31 मार्च 18 को होना चाहिए स्टैंडर्ड। 31 मार्च 18 के बाद अगर आपका अकाउंट खराब हो गया देयर इज नो प्रॉब्लम, यानी कि जो उस ईसीएल में कवर नहीं हो रहे थे वो सारे लोग इसमें आके कवर्ड हो गए हैं। 31 मार्च 18 के बाद कभी भी वो चाहे से वो ऐसे में 0 हो, ऐसे में 1 हो, या ऐसे में 2 हो, या एनपी हो चुका हो। बट नेचुरली यदि ऐसे में 0 और ऐसे में 1 है तो हम जरूरत नहीं इसमें आने की, हम ईसीएल में आ जाएंगे जिसके अंदर रेट भी कम और अमाउंट भी ज्यादा है। लेकिन अगर आपके बाद उसका अकाउंट एनपी हो गया फिर आप इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आप कवर्ड होंगे। इस स्कीम के अंदर जो खास बात है, वहां पर जो हम लोन दे रहे थे वो सबको दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो लोन देंगे वो हम देंगे एमएसएमई यूनिट्स को। एमएसएमई हो सकता है वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो या रजिस्टर्ड कंपनी हो, सब इसके अंदर कवर्ड होती है। अब इसमें लोन कितना मिलेगा, इसमें लोन कितना मिलेगा और कब मिलेगा, दो अलग अलग चीजें हैं। मिलने के लिए इसमें जरूरी है कि आपकी यूनिट रनिंग हो, मतलब आपकी यूनिट बंद नहीं हुई हो, आपकी फैक्ट्री बंद नहीं हुई, आपकी दुकान बंद नहीं हुई हो, वो चलती हुई होनी चाहिए और बैंकर्स को लगना चाहिए कि ये वाइबल हो जाएगी। यानी कि ये आप इसको यो समझिए मेरी निगाह में तो कि यदि आप आईसीयू में एडमिट है या वेंटिलेटर भी है तो वो उसको बाहर निकाल के ले आएंगे। यदि वो खत्म हो चुका है तो फिर उसको वो बाहर जिंदा ना करेंगे। इसमें जो लोन अमाउंट मिलेगा आपको वो मिलेगा जितना आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है उसका 15% या 75 लाख रुपए, जो दोनों में से कम है। आई रिपीट, जो आपको लोन अमाउंट मिलेगा वो 15% जितनी आपने कैपिटल लगा रखी है, जितने आपका स्टेक है उसका 15% या 75 लाख रुपए, जो दोनों में से कम हो। मेरी निगाह में आजाद हिंदुस्तान में ये भी पहली स्कीम है जिसके अंदर किसी एनपीए अकाउंट को फंडिंग दी जा रही है और इसका टेन्योर भी बहुत टेन्योर दिया इन्होंने, 10 साल का टेन्योर दिया इन्होंने। तो 10 साल का टेन्योर मेरे ख्याल से किसी भी यूनिट के लिए बहुत अच्छा खासा टेन्योर होता है। वो अपने आप को रिवाइव करने के लिए, यदि उसकी रिवाइव करने की इच्छा है, यदि उसकी रिवाइव करने की इच्छा है पक्का पक्का वो रिवाइव हो जाएगा। इसके अंदर 1.5% की इसमें गारंटी की फीस है जो ज्यादा नहीं है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी है, हालांकि जो अपने ईसीएल स्कीम है उस ईसीएल स्कीम के कंपैरिजन में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। एक और बात आपको बता दूं मैं, ईसीएल स्कीम के अंदर
वहां पर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, यदि बैंक है तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25% की, और यदि एनबीएफसी है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% की। हालांकि जो 9.25 की जो रेस्ट्रिक्शन लगाई उन्होंने, बैंकर्स की रेट 7.5 से लेके 8.5 के बीच में रेंज कर रही है, और जो एनबीएफसीज हैं उनकी रेट 12% के आसपास जनरली वो लोग दे रहे हैं। एक और चीज, बहुत सारे एनबीएफसी मना कर देते थे तो हम एलिजिबल नहीं है। जब आप जाएंगे एनसीजीटी की साइट के ऊपर, वहां पर लिस्ट लगी हुई है कि कौन कौन से एमएलआईज इसमें एलिजिबल है, जो इंस्टीट्यूशंस इसके लिए एलिजिबल उनकी लिस्ट लगी हुई है, तो दे कांट रिफ्यूज कि साहब हम तो एलिजिबल नहीं है। लिस्ट में अगर उनका नाम है तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो हाउसिंग लोन स्कीम नहीं आता, क्योंकि वो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं होता, हाउसिंग लोन हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, इसलिए उस स्कीम के अंदर नहीं आए। अब एक स्कीम रिजर्व बैंक ने और दी थी अगस्त 6 2020 को, वो है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दो कंडीशन बड़ी बड़ी आई है। नंबर एक, आपका जो अकाउंट है इट मस्ट बी स्टैंडर्ड असेट ऑन 1 मार्च 2020। 1 मार्च को आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ वर्ड यूज में लिया है स्टैंडर्ड असेट। इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे में 0, 1 या 2 का रेफरेंस नहीं दिया है। इनका कहना मतलब ये कि आपका अकाउंट एमपीए नहीं होना चाहिए, तो चाहे वो ऐसे में 0 हो, चाहे ऐसे में होना, ऐसे में 2 हो, होता तो वो भी स्टैंडर्ड है। जब तक अकाउंट आपका एनपीए नहीं हो रहा है तब तक आपका अकाउंट वो स्टैंडर्ड ही होता है। सेकेंडली, आपके जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 25 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आई रिपीट, आपका अकाउंट 1 मार्च 20 को स्टैंडर्ड होना चाहिए और आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं, सर्टेनली उस बैंक को या उस एनबीएफसी को आपके अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। मैंने सुना है कि कई बैंकर्स इसमें आनाकानी कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। आप लिख के राइटिंग में दीजिए। एक और चीज आजकल बढ़िया जो राइटिंग का तरीका हो गया, इंस्टेड ऑफ अ लेटर, क्योंकि आपने लेटर दिया हो सकता है वो वहीं डाल दे, उसको आप मेल करिए, मेल का रिप्लाई उसको देना पड़ेगा। हर बैंक के कस्टमर केयर के नंबर होते, मेल आईडी होता है, आप उसकी साइट पे जाइए, कस्टमर केयर को मेल करिए, उनको आपके मेल का रिप्लाई करना पड़ेगा और आपके अकॉर्डिंग उस अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये उनके लिए कंपल्सन है, ये उनके पास ऑप्शन नहीं है। नाउ वी डिस्कस दिस स्कीम ऑफ वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब तक लोगों को बहुत कंफ्यूजन थे, वो सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। नंबर 1, जो मोरेटोरियम आया था, कई लोगों ने सोचा था उस समय हमारी पूरी ईएमआई माफ हो जाए, हो सकता है कि हमको पूरी ईएमआई पे नहीं कर। नीलेश जी 5 मिनट वेट करिए प्लीज, एक बार ये जो स्कीम आई है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके सवाल लेंगे। तो नंबर 1, जो मोरेटोरियम आया था, लोगों के दिमाग में कहीं पर डाउट हुआ था कि यार पता नहीं हम ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट वेव कर देगी। तो ईएमआई कहीं भी वेव नहीं हो रही है, ना हुई थी और ना होने वाली, चुकानी हमको है। फिर सेकंड रूमर फैला कि हो सकता है साहब जो इंटरेस्ट लगा मोरेटोरियम पीरियड में वो इंटरेस्ट वेव हो जाए। वो भी प्योरली रूमर था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट दे दिया कि अगर हम इंटरेस्ट वेव करते हैं तो मोटा मोटी 1 लाख करोड़ रुपए पर मंथ का इंटरेस्ट रहता है। तो शायद इंडियन इकोनॉमी में इतनी बस की नहीं है कि हम 6 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट वेव कर सके। तो ये भी क्लियर हो गया। थर्डली, ये जो पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये भी रूमर चलता रहा बहुत दिन तक। फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दी कि साहब हम श्योरली हम इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको वेव करेंगे, और आज फाइनली उसके ऊपर नोटिफिकेशन इश्यू हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वहां से नोटिफिकेशन इश्यू हो गया है। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताता हूं आपको, मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पाया हूं जीवन में, ये भी पहली बार हुआ होगा कि गवर्नमेंट ने आज तक जिन्होंने पे नहीं किया, जो लेट पे करते हैं उनको तो वेव करती आई है, लेकिन गुड बोरोवर्स के लिए भी स्कीम लेके आई है। मेरे ख्याल से पहली बार देखा और इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट। इससे वरना क्या होता था, आज तक लगता यही था कि जिसने पे किया वो रोता था, यार मैंने पे क्यों कर दिया, क्योंकि जिसने पे नहीं किया उनका वेव होता था। लेकिन आज इस स्कीम के अंदर उन लोगों का भी वेवर हो रहा है जिन्होंने पे कर दिया।
ये जो स्कीम आई है इसका नाम इन्होंने दिया है एक्स ग्रेसिया पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। इन्होंने क्लियर बोला है या तो 6 महीने और 184 डेज दोनों ने स्पेसिफिक कर दिए हैं। 1 मार्च 2020 से लेके 31 अगस्त 2020 तक, क्योंकि मोरेटोरियम 31 अगस्त तक ही था, उसके बाद मोरेटोरियम एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो जो पीरियड है इसका वो हो गया फ्रॉम 1 मार्च 2020 टू 31 अगस्त 2020। एक्स ग्रेसिया पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। वी वेरी वेल अंडरस्टैंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि आपका इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे आपका जो मार्च में इंटरेस्ट ड्यू हुआ, यदि आपने उसको 31 मार्च को पे नहीं किया तो जब आप अप्रैल में पहुंचेंगे तो अप्रैल में जो आपका अप्रैल 1 का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो मार्च का इंटरेस्ट मिला के होगा। तो जो अप्रैल में इंटरेस्ट लगेगा उस पे जो प्रिंसिपल था प्लस जो मार्च में इंटरेस्ट डेबिट किया उस पे भी लग गया, एंड सो ऑन। अप्रैल में अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो अप्रैल में के एंड में जो आपका बैलेंस हुआ वो हो गया 1 अप्रैल का बैलेंस प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, यानी जो आपने मार्च में इंटरेस्ट पे नहीं करा था उस पर इंटरेस्ट यहां लग गया, एंड सो ऑन। तो कंटिन्यू ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो ये देंगे हमको, जो वेवर मिला है वो वेवर मिला है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, उसका वेवर मिलेगा। अब इसमें कंडीशन क्या रखी इन्होंने, देखिए ईसीएल में यहां इन्होंने बहुत चेंज कर दिया ऐसा। ईसीएल में जो लिमिट थी 50 करोड़ की वो थी आउटस्टैंडिंग लिमिट। इन्होंने यहां क्लियर लिखा है बोरोवर इन द फॉलोइंग सेगमेंट क्लासेज ऑफ लोन हु हैव लोन अकाउंट हैविंग सैंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट, दोनों दे दिए इन्होंने यहां पर। अगर आपकी सैंक्शन लिमिट 2 करोड़ रुपए की है, भले ही आपने अवेल कम कर रखा हो तो भी आप मतलब 2 करोड़ से ऊपर की सैंक्शन लिमिट से ऊपर होते ही आप इसी स्कीम से बाहर हो गए। यदि आपकी सैंक्शन लिमिट 2 करोड़ 10 लाख रुपए की और आपने अवेल 2 करोड़ कर रखा तो भी आप इससे बाहर हो गए। वहां पर ईसीएल में ये क्लियर था कि भले ही आपकी सैंक्शन लिमिट कितने की भी हो, वहां पर इंपॉर्टेंट था आपका आउटस्टैंडिंग। यहां पर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका आउटस्टैंडिंग और साथ ही साथ आपकी जो सैंक्शन लिमिट है वो भी आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट है। 2 करोड़ से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन से लोन इन्होंने कवर किए, चाहे वो आपका एमएसएमई लोन हो। हाँ, यहाँ पर एक अच्छी चीज जरूर करी साहब इन्होंने, वहां पर एक कंपल्सन थी कि यदि आपको ईसीएल में आना है तो आपका वो लोन जो आपने अवेल किया है वो होना चाहिए मस्ट बी फॉर बिजनेस पर्पज। यहाँ पर उस इस चीज को इन्होंने बहुत राहत दे दी आम आदमी को। इसमें एमएसएमई लोन भी है, एजुकेशन लोन भी है, हाउसिंग लोन भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी है, आपने टीवी फ्रिज के लोन ले रहे वो लोन भी इसमें है, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज भी है, ऑटोमोबाइल लोन भी है। वहां पर ऑटोमोबाइल लोन वही था जो आपने टैक्सी पर्पज के लिए लिया, बिजनेस पर्पज के लिए। यहाँ पर आपने पर्सनल अगर लोन ले रखा है ऑटो लोन वो भी आ गया इसके अंदर, पर्सनल लोन टू प्रोफेशनल्स भी है और कंजम्पशन लोन भी है। ये सारे लोन इसके अंदर कवर हो गए। एंड मोरओवर हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल फैसिलिटीज विद लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस इज मोर देन 2 करोड़, ये इसमें कवर नहीं होंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पर है टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी, सिंगल बैंक काउंट नहीं हो रहा, टोटल अगर आपकी आउटस्टैंडिंग सारे बैंकों से मिला के या टोटल सैंक्शन 2 करोड़ ऊपर है आप इस स्कीम से बाहर निकल जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है कि आपका अकाउंट 29 फरवरी को स्टैंडर्ड होना चाहिए। हालांकि अगेन इन्होंने ऐसे में 0 या 1 या 2 के लिए कुछ नहीं बोला है, सिंपल इन्होंने बोला है कि आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए 29 फरवरी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें इसके अंदर है, ये सबको मिलेगा, चाहे से उन्होंने मोरेटोरियम पीरियड को फुल्ली अवेल किया है, चाहे से उन्होंने पार्सली अवेल किया है और चाहे से अवेल नहीं किया है। इट मींस चाहे वो लोग जिन्होंने पूरे के पूरे 6 महीने मोरेटोरियम लिया है या वो लोग जिन्होंने 6 महीने से कम, चाहे 5 4 3 2 1 कितना मोरेटोरियम लिया है, वो लोग जिन्होंने मोरेटोरियम पीरियड लिया ही नहीं, यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने इंटरेस्ट या ईएमआई का पे किया है, दोनों के दोनों को यहाँ पर, तीनों को यहाँ पर रिलीफ मिलेगी। रिलीफ कितनी मिलेगी यहाँ पर क्लियर हो गया, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट।
अब एक और झमेला होना था यहाँ पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से लेंगे, क्योंकि हो सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड 3-4 बार रेट चेंज हो गई हो, तो इन्होंने क्लियर बोला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे वो होगा 29 फरवरी को जो आपकी रेट थी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये काउंट करेंगे। 29 फरवरी के बाद जो भी आपकी चेंज हुई है उस रेट से कोई मतलब नहीं, 29 फरवरी की रेट से ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा आपका उस डिफरेंस का आपको मिलेगा एक्स ग्रे से पेमेंट। और एक और अच्छी चीज है, बैंकों को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 5/11/20 बिफोर ऑन और बिफोर 5 नवंबर 2020 ये आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक तरह से दिवाली गिफ्ट हो गया सब लोगों के लिए। जितना भी मिलेगा, जिसके जितना ज्यादा लोन होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जिसका कम लोन होगा उसको कम मिलेगा।